अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। भारत किस तरह पाकिस्तान में खुसूसन बलूचिस्तान, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंडों के ज़रिए बेअमनी फैलाता आया है और अब भी वो ये खेल खेल रहा है। सिविल और मिलिट्री क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत पेश किए गए हैं, पहले वो देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, तो आपने देखा भारत की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्पनाही और उनकी फंडिंग के सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। किस तरह भारत दहशतगर्दी की तरबियत देता है और किस तरह मनसूबाबंदी करता है, कच्चा छट्टा अब खुलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं, भारत उन्हें झुटला नहीं सकता। इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने 14 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सुनी। पाकिस्तान ने बड़े वाज़े सबूत जो है पेश किए हैं और जो असला फराम होता रहा पाकिस्तान में, जिस तरह से स्पॉन्सर्ड रियासत दहशतगर्दी जो है वो की गई, पैसा जो है वो जिस तरह से ट्रांसफ़र हुआ बैंक अकाउंट, जो तरबियत फराम की गई ख़ुद भारत के अंदर, वो भी बड़े वाज़े सबूत जो है पेश किए गए हैं। आप क्या समझते हैं आगे क्या एक्शन होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान का, किस तरह से अपना केस जो है दुनिया के सामने पेश करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत मजबूत सबूत हैं। वैसे तो हमें पिछले 20-25 साल से, बल्कि जब से ये बंगाल का सानिया पेश आया था इस पाकिस्तान को, उस वक्त हमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के अज़ाइम क्या हैं। वो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, उनका जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और जब से अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपना कदम जमाए हैं, वहां से पाकिस्तान KPK और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में वो बहुत एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी कैंप उन्होंने कायम किए हुए हैं और हिंदुस्तान में भी कैंप कायम किए हुए हैं। और कराची को में डिस्टर्ब करने के लिए एक जमाने में वो MQM के लोगों को बहुत बुलाकर ट्रेनिंग देते थे, जिसका बहुत से दहशतगर्दों ने एतराफ किया। उसके भी सबूत मौजूद हैं। अब जो सबूत सामने आए हैं और ये सारे जो है पैसे ट्रांसफर हुआ है, जो कैंप्स हैं, इसके बहुत मजबूत सबूत हैं। अब कहा जा रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं, सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक हैं, उनके जो सफीर इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, उनको सब ये डोजियर जो है वो फराहम किए जाएंगे और उनको ब्रीफ किया जाएगा। और हिंदुस्तान ने जो स्टेट टेररिज्म शुरू की हुई है वो सबको नॉलेज में लाया जाएगा। और पाकिस्तान के जो सफीर दूसरे मुल्कों में हैं उनको भी ये डोजेस फराहम किए जाएंगे ताकि वो वहाँ की हुकूमतों में और मुख्तलिफ अदारों में इस चीज़ को सामने लाएं। क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर तो उंगलियां कई महीनों से उठ रही हैं। अमेरिका के फॉरेन जो मैगजीन था फॉरेन ऑफिस का, उसने भी लिखा था। और जो अपनी अक़लियतों के साथ सलूक है वो दुनिया देख रही है। इनके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इनके खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट में उंगलियां उठ रही हैं। तो ये अभी हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब उठता जा रहा है और लोगों को पता चलता जा रहा है कि हिंदुस्तान पूरे, ना सिर्फ पाकिस्तान खसूसन, बल्कि पूरे रीजन के अंदर वो इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब प्रेशर हिंदुस्तान पर डेवलप होगा दुनिया की तरफ से, और चाहे उनकी कितनी मसलहतें हों, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और भारत पर दबाव को बढ़ाया जाए। जी सर, ये फरमाएं सर कि जो पैसा भारत लगा रहा है इतनी बड़ी तादाद में, बड़े वाज़ेह तौर पर बैंक अकाउंट्स भी जो है वो सामने किए हैं, और दूसरी जानिब भारत के अंदर जो गुर्बत जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यानी ये भारत में भी एक बड़ा सवाल उठा है जब ख़ासतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि भाई आप जो हैं वो इतना बड़ा पैसा या इतनी बड़ा अमाउंट जो है वो इधर लगा रहे हैं दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए, और अपने मुल्क में जो खर्च करना चाहिए वहाँ की गुर्बत को, वहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के बजाय ये दहशतगर्दी इस तरह से हो रही है। इस पर सर आप क्या समझते हैं, ये पैसा अपना है उनका या कहीं और से पुष्पनाई हो रही है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, किसी और मुल्क की जानिब से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो आपको भी पता है, हम सबको पता है
कि वेस्ट को और अमेरिका को सी पैक जो है, चाइना का जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, जिसका एक अहम जो हिस्सा है वो सी पैक है, उसका लिंचपिन है गवर्नर और सी पैक, वो उनको पसंद नहीं है। और उन्होंने भी एक इत्तेहाद बनाया है जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है, साउथ कोरिया है, और ये मुल्कों को उन्होंने शामिल किया है ताकि वो चाइना के खिलाफ जो है कोई महाज बनाए। तो ये उनको बाहर से, इसराइल से भी सपोर्ट हासिल है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हिंदुस्तान के गुर्बत का, इसमें कोई शक नहीं, वह बेइंतहा गुर्बत है। लेकिन साल से पिछले को 50 साल से 40 साल से वो अपने डिफेंस पे बेइंतहा पैसा खर्च कर रहे हैं, दुनिया भर से हथियारों के अंबार लगा रहे हैं, जबकि उनके लोग फाकों से मर रहे हैं। और पाकिस्तान ने एट वन टाइम उनको ऑफर दी थी कि हम तखफीफ इस्लाह के ऊपर बात करते हैं, अपनी फोर्सेस को कम करने के ऊपर बातचीत करते हैं, जिसको हिंदुस्तान ने कोई इसका खातिर खा जवाब नहीं दिया। तो पाकिस्तान को मजबूरन कुछ ना कुछ अपना डिफेंस रेशो बरकरार रखने के लिए उसको ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो पूरा खित्ता ही जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। जहां तक ताल्लुक है हिंदुस्तान का, तो इसमें तो कोई झकी छुपी बात नहीं है। उनका अजीत डोवल साहब के तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग सामने है। वो कहता है अगर ये जो ISIS है या दाइश है या दूसरे दहशत ग्रुप हैं और वो 15, 20, 25 हजार के ऊपर उनको कारिंदे और ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुल्क में गड़बड़ फैलाते हैं, हम उनका मेहनताना डबल कर देंगे, उनको हम ज्यादा पैसे देंगे, उनको अपनी तरफ हम कर लेंगे। तो वो वही कुछ कर रहा है। वो समझता है कि आजकल ओपन वॉर के बजाय इस तरीके से अंदर से मुल्कों को तबाह किया जाए। अच्छा, इसमें मुनीरुद्दीन हैदर साहब ये फरमाइए कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि LOC पर गई मासूम लोगों को निशाना बनाया गया और ये मुसलसल जो है वक्फे से होता रहता है। माजी में भी हम देखते हैं, अभी 10-20 साल के तो वाज़े तौर पे सबूत जो है पेश कर दिए गए, लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मुख्तलिफ वक्तों में बदलती रही है। कभी हम तिजारत की बात करते हैं, कभी हम जो है वो दोस्ती की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब जब हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR एक ही टेबल पर बैठकर एक पेज पर जो है मौजूद हैं और एक बात कर रहे हैं, तो हमें बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जनाब ये दुश्मनी जो ये करता है, पीठ पे खंजर भी हर वक्त जो है डालता है, तो हमें अब किसी किस्म का लिहाज करना नहीं चाहिए भारत के साथ। हमारी आगे जो है वो क्या खारजा पॉलिसी होनी चाहिए? जी हाँ, जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई डिस्टेबलाइज करेगा तो हम भी अपने हिफाजत का और अपने प्रोटेक्शन का बंदोबस्त सोचेंगे। और जहां तक LOC का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने, परवेज मुशर्रफ साहब ने इनको काफी कंसेशन दिए, ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, आगरा गए, दिल्ली गए, और उस जमाने में एक माहिदा जमाली साहब की हुकूमत में तय पाया जिसमें पाकिस्तान ने कहा यूनिलेटरली कि हम LOC पर फायर नहीं खोलेंगे पहले, अगर हम पर कोई फायर नहीं खोलता। तो एक सीज फायर था जो बहुत साल कायम रहा और हिंदुस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए वहां पर 1, 2, 3 लाइनें दिफाई मजबूत कर दी और जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, बार्ड वायर भी लगा दिया, माइंस लगा दी, इसराइल से छोटे रेडार लगा दिए जिसमें जमीनी जितने भी मूवमेंट होती वो जो है वो सामने आ जाती है। उसके बावजूद भी वो बगैर किसी वजह के फायर खोलता रहता है हमारी शहरी आबादियों पर। हम फायर इस तरह इनडिस्क्रिमिनेट खोल नहीं सकते क्योंकि उस तरफ भी मुसलमान रहते हैं और उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम तो खाली उनकी जो चौकियां हैं सिर्फ उनको एंगेज करते हैं। लेकिन इस मौके पर जब उन्होंने ये हरकत की थी दिवाली से 1-2 दिन पहले, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने उनको बहुत मजबूत जवाब दिया। बहुत लाशें उनकी जो है वो फिर इकट्ठी हुई और हिंदुस्तान में जब पहुंचेंगी तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि किस लिए पाकिस्तान को खामखा आप जो फायर करके इस तरह लाशें गिरा रहे हो और अपनी लाशें गिरवा रहे हो। तो उन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और आपने देखा मकबूजा कश्मीर में भी लोग अभी तंग पड़ चुके हैं हिंदुस्तान की हरकतों से और वहां भी रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। अगले रोज जब वो गए थे कोई हुर्रियत पसंदों के पीछे तो उन्होंने भी 3-4 आदमी जो है भारतीय फौज के मार डाले। ये चीज तो बढ़ती चली जाएगी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया मुइनुद्दीन हैदर साहब। और हमारी अमन की ख्वाहिश को किसी सूरत में भी कमज़ोरी ना समझा जाए। माजी में भी और मौजूदा दौर में भी हम देख रहे हैं जब जब आप हमारी सरहदों की तरफ बढ़े हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसे ही जवाब देंगे क्योंकि हम हर लम्हे तैयार हैं। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की रियासती दहशतगर्दी के बहुत अहम सबूत जो है पाकिस्तान ने पेश किए हैं और अब इस सिलसिले में दो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से, उनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब सेनेटर अनवार काकड़ साहब और उसके साथ साथ कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ कोयटा के। तो मुजीब साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। बड़े तवील अरसे से आप जो हैं वो हालात देख रहे हैं, बलोचिस्तान के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 14 नवंबर को, इसमें ये वो तमाम चीज़ें एक तरह से कंपाइल की गई कि अभी तक जो है भारत ने रियासती दहशतगर्दी किस किस तरह से की है, क्या इसमें आपको कोई ऐसी नई बात नज़र आती है या आपको बस ये महसूस होता है कि ये बस एक जगह कर जो है बयान कर दिया गया है ताकि एक मौसर तौर पर जो पिछले 10-20 सालों में भारत ने दहशतगर्दी की है उसको दुनिया के सामने जो है पेश किया जा सके? रिजवान, इस पे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते 1 दहाई से ज़्यादा का ये किस्सा है। बलूचिस्तान के मीडिया ने इसको हाईलाइट करना शुरू किया था 2008-2009 में कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत बढ़ती जा रही है, दहशतगर्दी की लहर आ रही है और इसको तवातुर के साथ उठाया जाता रहा। उस वक्त के IGFC जनरल सलीम नवाज़ ने खुल के कहा था और शवाहिद उनका ये कहना था कि हमने दफ्तर खारजा के हवाले कर दिए हैं कि किस तरह बलूचिस्तान में इंडियन मुदाखलत हो रही है अफ़गानिस्तान के रास्ते। ये 1 दहाई का किस्सा है। इस दौरान क्या नहीं हुआ? इस दौरान बेगुनाह जो आबादकार थे उनका कत्लेआम किया गया, फोर्सेस पर हमले किए गए, लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया गया और इसके ठोस शवाहिद वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ मीडिया ने बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सामने रखे। लेकिन हमारे दफ्तर खारजा, वजारत खारजा को ये तौफीक ही नहीं हुई 1 दहाई में कि वो इस मामलात को उस तरह उठाता जिस तरह उठाना चाहिए था। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया, किस तरह उसने दहशतगर्दी की दुनिया को मालूम है, लेकिन हमने उस पर भी माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार किए रखा और ऐसा कुछ उसको हाईलाइट नहीं किया कि उसकी दहशतगर्दी क्या थी। अब यहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें हों या शिद्दत पसंद तंजीमें हों, तो वो जो कार्रवाई करती हैं उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान से बयान होती रही हैं। मुजीब साहब, ये मुख्तलिफ वक्तों के अंदर जो है जो चीज़ें सामने आती रही हैं वो केस बयान होता रहा है। वो अलग बात है कि हमने दुनिया में इसका मुकदमा शायद बेहतर अंदाज में नहीं लड़ा, लेकिन ये दफ्तर खारजा में या मीडिया में पाकिस्तान की चीज़ें आती रही हैं कि पिछले 10-20 सालों में बलूचिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है भारत। जी रिजवान, मगर हमने वो केस जो इंटरनेशनल फोरम पे लड़ना चाहिए था, हमें ये शवाहिद जो आज हमने पेश किए हैं ये हमारे पास 10 साल से मौजूद हैं। 10 साल में क्यों इस मामले को उस तरह नहीं उठाया गया? आज अलहदगी पसंद तंजीमें जो 4 तंजीमें हैं जिनमें BLF है, BRA है, BLA है, ये सारी तंजीमें ऑपरेट, इनका जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। कंधार में इनके मराकज़ हैं, इंडियन कौंसलेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ से इनकी कॉलें ट्रेस होती हैं। इवन जो मीडिया को कॉल्स आती थी वो अफगानिस्तान के नंबरों से आती रहीं, वो जिम्मेदारी क्लेम करते रहे। इसके बाद जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, यहाँ पे उनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो काम करते हैं, उनके जो टेररिस्ट आते हैं वो काम करते हैं और उनको भी फंडिंग वहीं से हो रही थी। लेकिन अगर इसको 10 साल के दौरान इसी तरह अनवार काकड़ साहब, ये फरमाइए कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, तवील अरसे से चल रही हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस ने, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो एक्शंस किए हैं वो भी तो बहुत कामयाब रहे हैं। अगर हमने उनका एक सर्विंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, अगर वो इलाके के जहाँ पर बहुत मुश्किल होती थी कोई भी एक्टिविटी करना पाकिस्तान फोर्सेस की, वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि अमन व अमान है। कोई भी ऐसा इलाका इस वक्त बलूचिस्तान में नहीं है कि जो किसी तरह से नो गो एरिया हो। तो ये पिछले 5-6 सालों के अंदर बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं हमारी फोर्सेस को। रिजवान, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक अहम पहलू है इस पूरे मसले का जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, और वो हमारी फोर्सेस के जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं फॉर लास्ट 1.5 or 2 decades। लेकिन जिस तरफ गालिबन मुजीब इशारा कर रहे थे वो इस मसले का एक इंतहाई गंभीर पहलू है कि इसकी जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम
इंटेलिजेंशिया से, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो उस तरीके से काम नहीं आ रही है। डिस्पाइट दिस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम भी तस्लीम करते हैं कि उनकी बड़ी इफेक्टिव और कामयाब स्ट्रेटेजी रही है काइनेटिक्स में इसको रिस्पांस देने की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब स्ट्रेटेजी या रिस्पॉन्सेस उस वक्त तक तकमील नहीं होती है उस कामयाबी की जब तक उसको नेशनल ओनरशिप ना मिले, जब तक उसको पॉलिटिकल ओनरशिप ना मिले, जब तक उसको इंटेलिजेंशिया की ओनरशिप ना मिले। वो बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हवाले से दैट इज लैकिंग। लोगों में रियलाइजेशन नहीं है, कंफ्यूजन सा मौजूद है कि देयर कैन नॉट बी अ गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। वो मजहब की बुनियाद पे जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, लेकिन जो नस्ल परस्ती के बुनियाद पे जो दहशतगर्दी है उसके लिए अभी भी नरम गोशे पाकिस्तान में बहुत सारे हलकों में मौजूद हैं और वो उसकी मुख्तलिफ तौजियात पेश करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो दहशतगर्दी भारत करता रहा खासतौर पर बलूचिस्तान में, और उसको फिर अपने मीडिया पे बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल भी करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की रियासत ने जहां इस तरह के ऑपरेशंस किए और अब बहुत बेहतर सूरत हाल है, वहीं इकनॉमिक एक्टिविटी भी हुई। सीपैक जो है उसके तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान में मिलने हैं और उसके असरात पिछले 2-3 सालों से जो है शुरू हो गए हैं। उसके अलावा लोगों को पहाड़ों से उतार कर उनको असला लेकर उनको बाकायदा तौर पे पैसे दिए गए कि लोग अपने कारोबार कर सकें, लोग अपनी आगे बढ़ें ज़िंदगी के अंदर। तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या और बहुत कुछ करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लिए? देखिए, काफी तो नहीं है ना, काफी तो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी मकरान के एरिया में साउथ में ये मसला किसी हद तक मौजूद है। इन तमाम अटेम्प्ट से वो खत्म तो नहीं हुआ है, और खत्म वो इसलिए नहीं हो रहा कि जब तक इंडिया एज अ स्टेट पैट्रनाइज करेगा, फाइनेंस करेगा, फंड करेगा टेररिज्म को, तो उसकी प्रॉक्सीज की एग्जिस्टेंस तो रहेगी। उसे 100 आदमी, 150 आदमी, 500 आदमी अवेलेबल रहेंगे। अब उस अवेलेबिलिटी में अगर रियासत कंफ्यूज होगी, अगर माशरा कंफ्यूज होगा और वो उनकी अपीजमेंट की तरफ जाएंगे, मैं ये अर्ज आपके सामने कर रहा हूँ, वो मसले को मजीद बढ़ाएगा। हमें इस कंफ्यूजन से दूर होना है कि ये लोग किसी तरीके की हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं या हुकूक की महरूमी की वजह से इस चीज पे मजबूर हुए हैं। ये कतन ऐसी बात नहीं है। तमाम हुकूक वहां पर इंश्योर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चूज किया है कि दहशतगर्दी को अपनाते हुए ये एक नई रियासत नस्ली बुनियाद पे तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने विदाउट एनी कंफ्यूजन उसका सामना करना है और उसकी रुकावट में अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुजीब साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा और वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपीएस गवादर पीसी होटल कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमलों में भारत मुलविस है, वाज़ेह तौर पे जो है बात की गई, सबूत पेश किए गए, और फिर आगे की जानिब जो है वो पेशावर, लाहौर और कराची जो है वो टारगेट पर है, ये बात भी जो है कही गई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो मजहबी हों, चाहे सियासी हों या मुख्तलिफ अहम लोग हों, उनको भी जो है टारगेट किया जाने का प्रोग्राम है। तो ये वाज़ेह तौर पर जो है वो पाकिस्तान ने सबूत पेश किए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को आगे अब क्या करना चाहिए, कैसे जो है इसका मुकाबला हो सकता है, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे लॉबिंग की जा सकती है आपकी तरफ से? आप किस तरह से इसको बयान करेंगे? आपको इस मसले को इंटरनेशनल फोरम पे उठाना होगा। अब वजारत खारजा का ये काम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मसले का हल नहीं है। ये डेली बेसिस पे अपने दोस्त ममालिक से रब्ता करें, लॉबिंग करें, अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में हर एक के सामने शवाहिद लेके जाएं, उनको बताएं कि क्या हो रहा है। जिन ममालिक ने इन दहशतगर्दों को जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको पनाह दे रखी है, उनके सामने ये भी रखें, चाहे वो लंदन है, स्विट्ज़रलैंड है या कोई और मुल्क है। इवन अफगानिस्तान में बेताशा लोग पनाह लिए हुए हैं, वहाँ बाकायदा कैंप चल रहे हैं, वहाँ से कॉल्स आती हैं, वहाँ से जिम्मेदारियाँ कबूल होती हैं। ये शवाहिद जो हमने मीडिया के सामने रखे, आप इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और इसको मौसर तौर पे इस जंग को लड़ें। अगर आपने ऐसा ना किया, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अनवर काकड़ साहब, बहुत जरूरी है कि होंगे। ठीक है, अनवर काकड़ साहब, बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो गो के माना कि पाकिस्तान में अपने बहुत से इश्यूज़ हैं और उस पर आप देख रहे हैं कि अपोजिशन और
हुकूमत जो है आमने सामने होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिस पर सबको एक पेज पे होना होगा। लेकिन आपसे हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बलूचिस्तान की वो हुकूमत के साथ बिल्कुल एक पेज पर है और वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है इस मामले में? नहीं, बदकिस्मती से ये सूरत हाल ऐसे नहीं है जैसे जिस तरह आपने सवाल उठाए हुए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस हवाले से भी कोई कंसेंसस वहां पे आपको नजर नहीं आता। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इस तरह इस टेररिज्म के वाकयात को नहीं उठाना चाहिए। अब अगर आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये अप्रोच और ये व्यू हो तो इसमें इससे बढ़ के और क्या बदकिस्मती होगी। बलूचिस्तान के अंदर तो सियासी क़यादत बिल्कुल डिवाइडेड है, तकसीम है। जो कॉम्परस क़यादत है वो इसको हिंदुस्तान के किरदार को शायद तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है। जो वफाक परस्त क़यादत है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो यकीनन उस पर यकीन भी रखती है, वो इस बात को प्रमोट भी कर रही है कि ये जिस अंदाज से हिंदुस्तान की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसका तस्करा भी करती है और वो उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी सामने आ। इसमें वेरी क्विक मुजीब साहब मुझे सिर्फ ये बताते जाएं, बहुत मुख्तसर जवाब चाहिए होगा कि एक ऐसा महसूस होता है कि इतना कुछ गवर्नमेंट ने किया है, माजी हर हुकूमत ने MNAs को MPS को फंड दिए बलूचिस्तान के अंदर, CPEC भी अब जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बलूचिस्तान में, लेकिन फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर और ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा, हालांकि उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, हर दौर में किया गया है। रिजवान, अगर आप हकीकत पसंदाना तौर पे देखें तो जो दावे किए गए वो अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया और जिस तरह की तरक्की बलूचिस्तान के अवाम चाहते थे उन तक नहीं पहुंच सकती, ना ही पहुंची है, ना अब तक पहुंच सकी है। लोग जो यहाँ पे आए हैं वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। अगर वो डिलीवर कर पाते और बलूचिस्तान के जो बजट है उसका 50% भी ये तो वहां की फिर लोकल जो लीडरशिप है उसका मसला हुआ ना कि जो MNAs MPS वहां से इलेक्ट होते रहे, ये उनका प्रॉब्लम है कि वो खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। ये इसमें वफाक तो इतना जिम्मेदार ना होगा अगर उनसे शिकायत की जाएगी तो। बिल्कुल रिजवान, पहली बात तो ये कि जो हमारी लोकल जो मकाम बलूचिस्तान की क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर पाई। वफाक की बाद में बात करेंगे। पहली बात यह कि वो डिलीवर नहीं कर पाई। अगर ये मसाइल अवाम के हल करने की कोशिश करते, अपने बजट का आधा भी खर्च कर देते अवाम पे, तो जो अलहदगी पसंदी अगर 20% है रह गई है तो वो 5% भी ना रहती। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद साहब और सेनेटर अनवार काकड़ साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में वो तमाम शवाहिद पेश कर दिए हैं और एक तवील फहरिस्त है भारत की रियासती दहशत गर्दी की, और इस पर जो दुनिया जो है अगर पाकिस्तान का साथ नहीं देगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी हकूक़ की भी पामाली है और उसके साथ साथ जो इतनी बड़ी दहशत गर्दी हो रही है तो दुनिया में फिर अमन कैसे मुमकिन हो सकेगा। हमें अब ज्वाइन किया है अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने, साबिक वज़ीर कानून है, माहिर हैं कानूनी उमूर के हवाले से भी, बैन अवी उमूर के हवाले से भी। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें अमर साहब होता ये रहा है कि मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए जाते रहे हैं। कभी हम तिजारत की बात करते रहे, कभी हम ख़ित्ते की बात करते रहे कि जनाब ये कश्मीर को छोड़ दें, आप तिजारत करेंगे, ख़ित्ता जो है तरक्की करेगा। लेकिन उसके पीछे जो है हमारे जो भी अमन की ख्वाहिश हो, लेकिन भारत जो है बाज नहीं आया और उसने हर दौर के अंदर जो है अपनी दहशतगर्दी खुले आम या खामोशी से जो है वो करता रहा और बड़े वाज़े तौर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिए गए। आप इस 14 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसलिए क्योंकि नॉर्मली इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को सामने कम लाया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों ने ये फैसला किया कि ये मामले की नेचर ऐसी है कि इसको दुनिया के सामने रख देना चाहिए, चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये तमाम एविडेंस जो 14 नवंबर की प्रेस ब्रीफिंग में सामने लाई गई है, ये दर हकीकत इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन
की सबूत हैं जो इंडिया की जानिब से मुसलसल होते आ रहे हैं। यानी जो यूएन चार्टर का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 2 है, नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन, कि किसी दूसरे मुल्क में मदाखलत करना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। कि तमाम शवाहिद इस बात को साबित करते हैं कि ये खिलाफ वर्जी न सिर्फ एक मरतबा बल्कि बार बार मुसलसल हुई है और तसलसल के साथ होती आ रही है। और इसलिए भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने उभर के आया है इस तमाम तफसीलात की रोशनी में जो इस प्रेस ब्रीफिंग में सामने लाई गई हैं। जो इसमें एक और अहम अंसर है वो ये है कि ये महज कोई जर्नलिस्टिक स्टोरी नहीं है, ये कोई स्कूप नहीं है। ये दरहकीकत रियासत ने अपने ऑथेंटिक नुमाइंदों के थ्रू दुनिया को एक्सप्लेन किया है कि ये एविडेंस ऑथेंटिक है। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है। तो इसमें एडमिसिबिलिटी का जो इशू है वो भी काफी हद तक रिजॉल्व होता है, क्योंकि नॉर्मली तो कोई जर्नलिस्ट के थ्रू, कोई इंटरव्यू लीक के थ्रू इस नौयत की पहले इंफॉर्मेशन ममालिक रिलीज करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि रियासत के अहम इदारों के अहम अराकीन अज खुद इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग करके इस चीज को सामने लेकर आए। लेकिन इसमें अमर साहब बात ये भी है कि मुख्तलिफ वक्तों के अंदर जो है ये तमाम रिपोर्ट्स किसी न किसी अंदाज में जो है वो सामने आती रही हैं, मीडिया बयान करता रहा है, हुकूमत की तरफ से भी बयान होती रही हैं, लेकिन इसमें जो एविडेंस दिए गए हैं, ख़ासतौर पे जो वॉइस कॉल दी गई हैं या जो बैंक अकाउंट जो है सामने पेश किए गए हैं, या फराहम करना, पैसा फराहम करना और तरबियत फराहम करने के हवाले से जो वाज़ेह सबूत पेश किए गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको किस तरह से लेगी और किस तरह से ले रही है इन तमाम जो भी सबूत पेश किए गए हैं? देखिए, ये अभी नुक्ता आगाज है। एक पूरी स्ट्रेटेजी हुकूमत को बनानी होगी जो शायद कई महीनों और मे बी 2-3 साल तक मुहित हो, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मटेरियल रख दी है दुनिया के सामने। अब दुनिया उसको वैसे लेगी जैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे। यानी यूं मत समझिए कि इसे आप मीडिया में आपने एक दफा सर्कुलेट कर दिया तो दुनिया इसको फौरन एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसे नहीं होता। आपने बड़े टारगेटेड खतूत लिखने हैं, आपने मखसूस ऑफिसेस को, अहम बैनुल अक़वामी इदारों को, उनके ओहदेदारों को रीच करना है और आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी स्ट्रेटजी बनेगी। और इसमें से तमाम मवाद जो है वो यकमुश्त ही नहीं प्रेजेंट होगा, इस मवाद को सेपरेट भी करना पड़ेगा। कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, कोई इंटरवेंशन के प्रिंसिपल का ब्रीच है, कोई टेररिज्म इटसेल्फ है, और कई ऐसे वाकयात, टेप्स वगैरह हैं जिससे जो जब आप उनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, उनको सुने, तो वाज़े तौर पर एस्टैब्लिश होता है कि एक ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड में, वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट। वो ऑफेंस लगता है, आज खुद लगता है, सेल्फ इंडाइट होता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स नुमा चीजें इसमें आ गई हैं जिसमें जो कहने वाला है, चाहे वो इंडिया से कोई किसी को बोल रहा है, कोई हैंडलर है, कोई पैसे ऑफर कर, और उसके अलावा जो बैंकिंग इररिफ्यूटेबल सबूत हैं वो भी आपने प्रेजेंट किए। अब तक आप जनरल स्टेटमेंट दिया करते थे कि इंडिया पाकिस्तान में जंग करा रहा है, मामलात में इन्वॉल्व है, लेकिन पहली मरतबा ठोस शवाहिद, और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि हर सबूत जो है उसका वेन्यू जहां पर उसको पहुंचना है वो मुख्तलिफ होगा। मेरा तो ख्याल है इन सबूतों को अगर प्रॉपरली आगे कम्युनिकेट किया जाए एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत, तो अमेरिका चाहे भारत को खुश करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। बिकॉज बैनुल अक़वामी कानून है, आपके किसी इंडिविजुअल के क्रिमिनल एक्ट को सियासी तौर पर माफ नहीं कर सकते। सो अगर कोई चोर है या किसी ने किसी नौयत की चोरी करके दूसरे मुल्क में चला गया है, तो महज इसलिए उस मुल्क के ताल्लुकात हैं उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जब आप ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में थ्रू इट्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी परपेचुएट कर रहा है, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी एंटी टेररिज्म के जुमरे में आ रही है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ रही है, आप इंडिविजुअल अफराद को आइडेंटिफाई करें जो उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, तो फिर बेसिकली चाहे वो अमेरिका चाहता भी हो भारत को सपोर्ट करना, लेकिन क्राइम की इंडेमनिटी नहीं दी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब। और जैसा कि आपने कहा कि वाज़े तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने सबूत फराहम कर दिए हैं, जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है, वहां पर तमाम सियासी जमातों को भी एक पेश पे आने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ मीडिया भी भरपूर तौर पे आवाज़
इस पे उठा रहा है कि पाकिस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो रही है भारत की जानिब से, उसको जो है ख़त्म किया जाए। और ख़त्म करने के साथ साथ जैसे हमने बलूचिस्तान के हवाले से आज बात की, वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए जो कुछ वफाकी हुकूमत और मकामी हुकूमत कर सकती है, उसे अपना रोल जो है अदा करना होगा ताकि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए अमन बराबरी के साथ।